वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कमिटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स पार्ट थर्ड की। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कर चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है हमारी इस सीरीज़ का। तो आज की जो फर्स्ट कमेटी है दैट इज़ अर्धनरीश्वरन कमेटी। इस कमेटी का और एक नाम है दैट इज़ कमिटीज़ ऑन कोऑपरेटिव लॉ। तो कमिटीज़ ऑन कोऑपरेटिव लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आंसर इज अर्धनरीश्वरन कमेटी। तो ये कमेटी बनती कब है 1985 में और इनकी रिपोर्ट कब आती है 87 में। ठीक है, इसका और एक नाम है दैट इज़ कमिटी ऑन कोऑपरेटिव लॉ फॉर डेमोक्रेटाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ओके, तो इस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। किस लिए कि एग्जामिन करे कि आप देखो कि वेरियस स्टेट कोऑपरेटिव लॉज जो है या एक्ट जो है वो कितने रेलिवेंट है आज के चेंजिंग सिनेरियो में, क्या इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अब जवाब आता है इस कमेटी का रिकमेंडेशंस में, क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर रिप्लेसमेंट। भाई रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज है ये डेमोक्रेटिक करेक्टर और ऑटोनॉमी ऑफ कोऑपरेटिव्स के खिलाफ है। डेमोक्रेटिक करेक्टर जहाँ पे मेंबर्स की सब मतलब सुनी जाए, यानी मेंबर्स अपने चेयरपर्सन्स को इलेक्ट किए जाए करते हैं और चेयरपर्सन्स को पावर होते हैं फिर डिसीजन लेने के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ओके, ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी होती है खुद मुख्तारी, यानी कि बाहर की इंटरफेरेंस कम से कम हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑटोनॉमी। तो उनने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा कि रिकमेंडेशन में ये कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉज है इसमें जो ये दीज आर अगेंस्ट है, इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ? जो डेमोक्रेटिक करेक्टर और ऑटोनॉमी ऑफ कोऑपरेटिव्स के खिलाफ है। क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेटिक एंड ऑटोनॉमी करेक्टर ऑटोनॉमिक जो ऑटोनॉमी है ये बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो प्राइमरीज है ना, प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, रूरल लेवल पे जो इलेक्शंस होने चाहिए ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सोसाइटीज़ की, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। ओके, और नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट से ये मुराद है कि वो मैनेजमेंट, देखिए प्रोफेशनल कब मैनेजमेंट होती है? वो तब होती है जब वो अकाउंटेबल हो किसी को। ठीक, तो यहाँ पे जब ये मेंबर्स को अकाउंटेबल हो कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसे वो निकाल के उसकी जगह दूसरे बंदे को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या उसे फिक्स टेन्योर देते हैं काम करने के लिए। तो जब इंसान को पता है कि मेरे परफॉर्मेंस के बिना मेरे परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे नेक्स्ट टाइम इलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म आता है, वो काम करने पे मजबूर होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा कि चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने देखा कि 25 कंपोजिशन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो इन्हें ऐसे यहीं से मतलब यहाँ पे भी कहा था कि तब भी कहा था कि चेंज इज़ ज़रूरी। किस लिए? कंपोजिशन ऑफ ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा कि जो अनड्यू पावर जो रजिस्ट्रार साहब को मिलते हैं, ठीक है, उसको कर्टेल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रार साहब सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। रजिस्ट्रार साहब को ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या करने की ज़रूरत है? ही या शी शुड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, ना कि मतलब ऑर्डर देने वाली कोई अथॉरिटी कि डेवलपमेंट कैसे, उस डेवलपमेंट में मदद करे कोऑपरेटिव्स की। ओके, नेक्स्ट जो कमेटी है दैट इज़ AM खुसरो कमेटी। तो ये कमेटी कब बनती है? 1986 में और रिपोर्ट देती है 1989 में। ओके, इस कमेटी का दूसरा नाम जो है वो ये भी है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी, यानी वही यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम क्रेडिट की ही बात होती है। क्योंकि हमने देखा था कोऑपरेटिव्स की शुरुआत भी जो इंडिया में थी वो यही था कि मनी लैंडर्स जो यहाँ पे थे वो जुल्म को सितम करते थे, उसी लिए उन्होंने मतलब जब जब यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम से जो यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो यहाँ के बेस थी। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही प्रॉब्लम, अगर आप एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है, मुझे लगता है कि अभी मैं अगर वो डिस्कस करूँगा थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि एग्रीकल्चर ही यहाँ पे बेस था कोऑपरेटिव मूवमेंट के स्टार्ट होने में। ठीक, अब देखते तो पर्पस क्या था? एग्जामिन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। ठीक, डिफिशेंसीज क्या है और सजेशंस क्या है। अब देखिए क्या बताते हैं इसके जवाब में कमेटी। रिकमेंडेशन में कहती है कि अगर आपने यहाँ का जो ये क्या क्या कहते हैं, सजेशन ये देती है कि अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम ठीक करना है तो आपको नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बनाना चाहिए। ठीक है, जो बनता भी है, जिसे कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया 1984 में वो कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया वजूद में आता है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला कि सीलिंग फॉर लैंडिंग रेट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए
इन्होंने ये कहा कि हर किसी बैंक को, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे पीएससीज यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, आरआरबीज हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एक मिनिमम से मिनिमम इतना तो कम से कम इनको करना ही है एग्रीकल्चर के लिए स्पेंड पैसा, ठीक है। मिनिमम सीलिंग दी गई है, लैंडिंग रेटिंग इतना तो इनको एग्रीकल्चर पे देना ही देना है। कितना? कमर्शियल बैंक्स के लिए ये टारगेट जो रखा गया 15.5%, पीएससीज के लिए 5% और जो आरआरबीज है उनके लिए 8.65%। और नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इस कमेटी ने ये कहा कि बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स बनने चाहिए, ठीक। अब प्लान्स में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग काम हमने क्या किया और नेक्स्ट ईयर हमने क्या काम करना है, ठीक। तो ऐसे प्लान्स बनने चाहिए और इस प्लान से क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जेसी पंत कमेटी, ये 1990 में आती है, ओके। तो ये कमेटी अपॉइंट किया जाता है इस कमेटी को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो पर्पस क्या होता है इस कमेटी का, जो खुसरू साहब ने ऊपर जो ये रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करें और उनको कंसिडर करें कि इसमें से किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हम करें या कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, कौन सी चीज़ इरेलीवेंट है, ओके। तो इनने क्या कहा जवाब में, इनने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट फंड्स, जो डेवलपमेंट प्लान्स फॉर पीएसीज हमने करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे होगा कि बेटर जो होगी, मतलब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के जो काम होंगे वो बेटर होगी, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो पर्सनल्स है उनको ट्रेन करना चाहिए, जो मतलब जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे उन पर्सनल्स को ट्रेन किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी सर्विसेज देने के लिए, बल्कि उनको काउंसलिंग यानी ऑल डायमेंशंस में उन्हें हमें तैयार करना है ताकि वो बेहतर तरीके से सर्व कर सके, ओके। नेक्स्ट कमिटी इज़ ब्रह्म प्रकाश कमेटी। तो ये कमेटी 1990 में बनती है और 1991 में इनका रिपोर्ट आता है, ओके। तो इस कमेटी को जो ये प्लानिंग कमीशन की कमेटी होती है, किस लिए? फॉर रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव लॉज। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश होते हैं, ठीक। अब देखिए इस कमेटी को और एक नाम है, इस कमेटी को कहते हैं कमेटी ऑन मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट और कमेटी ऑन कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन, ये दो नाम और इस कमेटी के हैं, ओके। तो इस कमेटी ने क्या किया, इन्हें सजेस्ट भी किया और फिर ड्राफ्ट भी किया, क्या? मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1991, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। अब देखिए और रिकमेंडेशंस क्या थी इन कमेटीज़ की। इनने बोला कि सिंपलीफाई हमने करना चाहिए, क्या? प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमें जितना हम सिंपलीफाई करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कोऑपरेटिव की। अब नेक्स्ट जो है, इनने और एक बात कही कि जो हमारे जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है, और जो स्टेट कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ है, इसी के ये हमने एक गाइड, एक रेफरेंस बनी चाहिए, जो भी मतलब हमें बायलॉज बनाने हैं अपने कोऑपरेटिव्स को लेके या कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट को लेके, ये यहाँ पे बायलॉज है, ये रेफरेंस बनी चाहिए। और अब अगर ये रेफरेंस है तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार जो है और गवर्नमेंट को अब ऑर्डर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये रेफरेंस होनी चाहिए, इसी की ये मतलब बॉर्डर लाइन होनी चाहिए, इसी के अंडर जो हमारे बायलॉज वगैरह जो भी हो उसी मतलब बनने चाहिए, ओके। नेक्स्ट नरसिम्हन कमेटी 1991। तो ये कमेटी इस कमेटी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे कमेटी थी, ठीक। इनका रिपोर्ट, इनकी इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो दो हिस्सों में आई, 1992 में और 1998 में। जो 1992 में आई उस रिपोर्ट को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, ठीक। अब 1998 में इन्होंने क्या कहा, दे रिकमेंडेड, क्या उन्होंने रिकमेंड किया कि क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस विच आर अंडर लॉस। अगर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के वो ब्रांचेस जो लॉस में, खसारे में, उनको पहले बंद करो आप, ठीक है। और जिनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या जिनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2% से ज़्यादा हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कोई मतलब जिनसे कोई जो बैंक है उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, उल्टा वो घाटे में लेके जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं कपूर कमेटी। कपूर कमेटी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट होती है, जगदीश कपूर इसके चेयरमैन होते हैं। पर्पज़ यही होता है टू रिकमेंड हाउ कोऑपरेटिव शुड इवॉल्व एज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स को कैसे आज़ाद, सेल्फ रिलायंट खुद मुख्तार, ठीक, एंड ऑटोनोमस इज ऑल्सो दिस, हाँ, सेल्फ रिलायंट यानी
उनमें एक इतनी ताकत हो कि वो खुद अपनी मतलब उनमें एक काबिलियत हो अपने डिसीजंस लेने के लिए। ओके, ऑटोनोमस, बाहर का इंटरफेरेंस कम हो और खुद मुख्तारी हो उनमें। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या है? रिकमेंडेशंस उनने ये दी कि हाँ सॉरी, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस बैक साइड से, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। हाँ, तो रिकमेंडेशंस ये है कि पॉइंट आउट इन्होंने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव लॉस्ट द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ये हमने ऊपर भी देखा है। नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव जो है ये कंट्रोल इनको ब्यूरोक्रेट से कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जो कमिटीज थे उनने रिपीटेडली ये सजेस्ट किया कि जो ये रजिस्ट्रार के पावर जो है उनको कर्टेल किया जाए, तो इनने भी यही बात कही। ओके, अब इनने क्या कहा कि सो नीड इज़ टू मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये भी हमने देखा। अब इनने क्या कहा, कोऑपरेटिव्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रोफेशनलाइजेशन की ज़रूरत है, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी स्पेसिफिक किसी मतलब चीज़ पे ही काम ना करे, जितना वो बिजनेस डाइवर्सिफाई करे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कोऑपरेटिव्स को जाना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ अच्छी हो। रिकवरी मैनेजमेंट, अगर कोऑपरेटिव्स फेल होती तो उसको कैसे रिकवर करना है वो हमने उस पर काम करना है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करना है। जो बंदे यहाँ पे अच्छे से, अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छी हो तो कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही यहाँ पे, दैट इज़ सेट कोऑपरेटिव्स रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड। अगर कोऑपरेटिव फेल होती है तो उसको रिहेबिलिटेशन करना है, उसको फिर से मतलब स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एक फ़ंड, उस फंड का इस्तेमाल किया, या कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए ये जो फंड है जो रखा जाए, जो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़े, जिस मतलब इस्तेमाल में आ जाए जब ऐसी चीज़ें हो जाए, रिहेबिलिटेशन हो या डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉइंट कमेटी ऑन रिवाइटलाइजेशन एंड सपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ये 2001 में कमेटी आती है, ये भी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है। रिकमेंडेशंस यही है कि एक्सपेंड सर्विस एरिया, ये भी हमने ऊपर देखा था कि जो सर्विस एरिया था कोऑपरेटिव्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव्स को, उसको बढ़ाया जाए, यानी किसी एक ही चीज़ पे उनको फोकस नहीं होना चाहिए, मतलब क्रेडिट को लेके उनको डाइवर्सिफाई किया जाए उनके काम को, ताकि जितना वो डाइवर्सिफाई हो जाए उतने ज़्यादा लोग उसके साथ एंगेज हो जाएंगे और उतना ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी रेलेवेंट बनेगी। ठीक, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इससे होगी। ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन रेस्टोरिंग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये बार हमने देखा कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है। एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस में। रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। देखिए हम बार देखते हैं कि जितनी भी आज कमिटीज़ हमने देखी, हर किसी कमेटी ने ये बात की कि रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमेटी जो है वो है विद्यानाथन कमेटी। ये कमेटी 2004 में बनती है और 2005 में इनकी रिपोर्ट आती है। इस कमेटी का और एक नाम है, दैट इज टास्क फोर्स ऑन द रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो फिर से यहाँ पे क्रेडिट की बात ही हो रही है, तो ये कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनती है। तो इसका पर्पज़ जो होता है, टू रिमूव डेफिशिएंसीज थ्रू रिवाइवल एंड रिवाइटलाइजेशन प्लान टू एंश्योर इफेक्टिव कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यानी फिर से कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम कैसे लोन दे सके, इन क्रेडिट सोसाइटीज़ को कैसे रेलिवेंट बना सके, और एग्रीकल्चर इनका प्राइम फोकस था कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे हो। ठीक है, देखिए रिकमेंडेशन में यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिवाइवल पैकेज इन कोऑपरेटिव्स को चाहिए। कम से कम जो पैकेज उन्होंने जो बताया था पैकेज, वो था 15,000 करोड़ फॉर ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स। और ये किसकी तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर दिस रूरल डेवलपमेंट, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होनी चाहिए किसके लिए? इस प्लान को, रिवाइवल प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करे? नाबार्ड। ठीक, नेक्स्ट डिपॉजिट गारंटी स्कीम शुड बी एप्लीकेबल फॉर ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स, देखिए ये क्या होता है, डिपॉजिट गारंटी स्कीम ये होती है कि अगर कोई मेंबर या कोई आम इंसान अगर इन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में अपने पैसे डिपॉजिट करता है, तो उन्हें एक उनको एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ़ है, चाहे कल के डेट में बंद भी हो जाए तो आपका जो पैसा है वो सेफ़ है। तो डिपॉजिट गारंटी स्कीम शुड बी देयर, ताकि इससे ट्रस्ट लोगों का बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज़
एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस 2006-2007। तो इस ग्रुप के जो चेयरमैन थे आर राधाकृष्णन थे, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था, ठीक है, बनाया गया था। तो इसका पर्पस क्या था? टू लुक द प्रॉब्लम्स ऑफ इन एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस एंड सजेस्ट मेजर्स। तो जो एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस है इससे कैसे बचा जाए और क्या तरीके हमारे पास होने चाहिए। अब एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस आपको पता ही है, हमने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इनने कहा कि अगर इस इंडेप्टेडनेस से बचना है तो हमें जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो अगर आपको सबसे पहले याद होगा सेकंड लेक्चर में मैंने जो बताया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स को डिस्कस किया था, बेसिक्स पढ़े थे कोऑपरेटिव्स के। तो वहाँ पे हमने कहा था कि कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि मिडल मैन को एलिमिनेट करना। तो ये भी यही कहते हैं, ये रिकमेंडेशन भी यहाँ पे है कि मिडल मैन को एलिमिनेट करे फर्स्ट ऑफ, क्योंकि अगर आप मिडल मैन को एलिमिनेट करते हो तो जो मिडल मैन के पास जो पैसा जाता है वो या रिसोर्सेज जाते हैं उनको अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ये कोऑपरेटिव्स के पास यानी लोगों के पास डायरेक्ट ये पैसा आएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर्स ऑन मानसून के ऊपर, क्योंकि कभी मानसून अच्छी आती है कभी नहीं आती है, तो डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट उनको देनी चाहिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? एक तो इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशन होती है सेट ऑफ प्रोसीजर्स। कोई भी इंस्टीट्यूट जो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स पे काम करता है वहाँ से आप लोन्स ले सकते हो, जैसे बैंक्स से, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, यहाँ से आप लोन ले सकते हो। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल वो होते हैं जहाँ जिनके कुछ रूल्स ही नहीं होते, ठीक है, जहाँ पे मनमानी चलती हो, जैसे मनी लेंडर्स हैं। तो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट को हमें ख़त्म करना है, ओके। अब जो कन्वर्जन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इनटू फुल फ्लेज्ड भारत किसान कार्ड, खैर ये तो हुआ ही नहीं, अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड ही चल रहे हैं, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? जहाँ पे किसानों को लोन दिया जाता है और मिनिमम उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बहुत कम होती है, ओके। और ज़मीन के कागज़ कुछ लेने पड़ते हैं, उसमें स्पेसिफिक उन्होंने एरिया बताया होता है कि कितने लैंड पे आपको कितना लोन मिलेगा। और ये लोन आपको इसलिए मिलता है कि आपके जो आप कल्टिवेट कर रहे हो वहाँ पे जो इनपुट्स जो लगते हैं इस कल्टिवेशन में, उसके लिए आपको ये लोन मिलती है, ओके। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट काउंसलिंग फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स को बताना चाहिए कि मतलब क्रेडिट काउंसलिंग से क्या मुराद है यहाँ पे, कि उनको बताना चाहिए कहाँ से आप पैसे ला सकते हो। डिस्करेज करना चाहिए जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसको डिस्करेज करना है। तो उनको सही रास्ता दिखाना है कि कहाँ से आप क्रेडिट ले सकते हो। क्रिएट मनी लेंडर्स डेबिट रिडम्पशन फंड, यानी मनी लेंडर से आज़ाद करने के लिए अगर किसी को कोई पैसा ज़रूरत हो तो वो फंड क्रिएट किया जाए, ओके। इंक्लूशन ऑफ फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड, जिन तक हमारी ये स्कीम्स कोई मतलब क्रेडिट स्कीम्स पहुंची नहीं है, जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है उनको इंक्लूड करना है, उस हमें उनको मतलब उन तक की बात पहुंचानी है, उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और उनको लोन्स या उनको जो क्रेडिट चाहिए वो देने की ज़रूरत है। आर्किटेक्चर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें एक प्लान बनाना है ताकि अगर कोई रिस्क आए तो हम कैसे उसे ओवरकम करें, ओके। तो ये इसमें कहा गया। तो लास्ट आज की जो लास्ट कमेटी है दैट इज़ हाई पावर कमेटी ऑन कोऑपरेटिव 2009। तो इसके जो चेयरमैन थे दैट इज शिवाजी राव जी पाटिल, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो इस कमेटी का पर्पस जो है टू रिवाइव द अचीवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, चैलेंजेस क्या है और सजेस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस। तो इसने क्या कहा इसके जवाब में कि 100 साल में क्या हमने किया और क्या मुश्किल है अभी हमने सामने, या चैलेंज क्या है हमारे सामने। तो इनने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा, इनने ये कहा कि चैलेंज जो या मतलब कमी जो हमारी रही है, कोऑपरेटिव्स को उतना उनका हक अपना उतना नहीं मिला, राइट नहीं मिला जो उनको चाहिए था, ओके। तो इनने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, सजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। यानी हम 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड सर्विस सेक्टर है। इन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव जो है उनको फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ हमने देखना चाहिए, क्योंकि इतने मास इसके साथ अटैच है, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो अमेंडमेंट करनी चाहिए हमने, जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002 को, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको अमेंड करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट, और इसके बाद ने कहा कि प्रॉपर दिस लॉ फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, हमें फिर से प्रॉपर मतलब जैसे अच्छी गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स की वैसा लॉ बनाना चाहिए। लेकिन किसके मतलब रेफरेंस क्या होनी चाहिए, हमें इस अंदर मतलब उसमें ये चीज़ इम्बाइब होनी चाहिए क्या,
वॉलंटरी फीचर, ऑटोनोमस फीचर एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे वो लॉ बेस होना चाहिए। ओके, तो ऐसे लॉज हमने बनाने हैं। तो इससे आगे हमने पता है, क्योंकि ये 2009, इसके बाद तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया, और इसके बाद हमने जो देखा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो वहाँ से फिर तो बात ही बदल गई कोऑपरेटिव्स की। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इतना एनफ है। अगर कभी मौका मिलता है, जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस सारा कंप्लीट करते हैं, अगर फिर हमें टाइम मिलता है तो हम कुछ और देखेंगे, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कमिटीज़ नहीं है, अगर कुछ मिली तो वो कमिटीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।